हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले लेक्चर में हम लोग भारत का भूगोल, ठीक है, और यहाँ से आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ बिलासपुर आईएएस फैमिली पे। अब आप सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं है, आप हमारे फैमिली के मेंबर्स हो चुके हैं। और इसलिए मैं फैमिली मेंबर बोलता हूँ क्योंकि मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट पर्पज से आप मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन एक मेरे फैमिली के मेंबर भी आप बने हो, इसलिए मैं आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज लेता हूं यहाँ पे, और प्रीलिम्स तक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको पढ़ाना आज स्टार्ट करूंगा भारत के भूगोल के साथ, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, ये लेक्चर्स बाइलिंगुअल हो रहे हैं हमारे। योगेंद्र सर ने भी लेक्चर लिया और मैं भी ले रहा हूं, क्योंकि सीजीपीएससी का अगर प्रीलिम्स देखेंगे तो यहां पर क्वेश्चन काफी फैक्चुअल होते हैं, ठीक है। और जो भी थोड़े बहुत स्टेटमेंट वाले भी आते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हमको क्या होता है, हमको बहुत सारे लेक्चर्स को लेकर चलना पड़ता है साथ में, तो हम इसको क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को हल्का बाइलिंगुअल लेकर चल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदी मीडियम को कोई लॉस होगा या इंग्लिश मीडियम को लॉस होगा, ठीक है। दोनों की चीज़ों को देखकर ही किया जा रहा है इस प्रोग्राम को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ, अगर आपको इस चीज़ में इशू आ रहा है तो हिंदी मीडियम को इसके लिए हम कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। अगर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा जा रहा है, अगर यहाँ पर हिंदी पे लिखा जा रहा है तो आपको हिंदी वालों को भी इंग्लिश में वहाँ पर चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। आपको हिंदी वालों को हिंदी में दी जाएंगी और इंग्लिश वालों को दी जाएगी, अगर यहाँ पर से अगर आपको दिक्कत होता है तो। बट उतना ही चीज़ दिया जाएगा जो उस चीज़ का यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज कभी भी आपका कोई भी बैरियर नहीं बनना चाहिए जब आप स्टडी को करते हैं, और खासकर प्रीलिम्स के लिए। आप इंफॉर्मेशन के पीछे जाइए, थोड़ा सा डेटास पे जाइए और अपने अंडरस्टैंडिंग को लेकर पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडियन ज्योग्राफी की एक बहुत अच्छी यात्रा पे, जहाँ पर हम इस 10 दिन के अंदर इंडियन ज्योग्राफी को इतने अच्छे से सीखेंगे कि सीजीपीएससी के वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर जाएंगे जो एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के 3 खंड हैं। एक क्या होता था, भौतिक भूगोल, कॉल्ड एज आपका भौतिक भूगोल कॉल्ड एज फिजिकल ज्योग्राफी। अगला सेक्शन क्या था, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसको बोलते हैं आर्थिक भूगोल। और तीसरा क्या था आपका, मानव भूगोल, जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आज हम लोग भारत की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। और इस ज्योग्राफी में सबसे पहले देखो, एक दो चीजें मैं आपको ज्योग्राफी और भूगोल से संबंधित बताता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत का भूगोल दिया तो ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी बताता हूं। सबसे पहली बार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कम से कम उसके कौन पितामह है, इतना आपको आना चाहिए। हु इज द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ज्योग्राफी के फादर किसको बोलते हैं, एरास्थेनेस को, ठीक है। क्या नाम उनका, एरास्थेनेस। एक चीज ये। इसके बाद ज्योग्राफी जो हम बोल रहे हैं, भूगोल बोल रहे हैं, हम किसकी बात पढ़ रहे हैं, भू की बात कर रहे हैं। और भू मतलब हो गया हमारी पूरी पूरी पृथ्वी में क्या क्या चीजें व्यवस्थित है, कैसी व्यवस्थित, और पृथ्वी कैसा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में बात करते हैं और पृथ्वी के आकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की आकार क्या है, पृथ्वी ना तो पूरी गोल है ना कि वो स्फेरिकल है, वो क्या है, एक जियोइड शेप की है। पृथ्वी की अपनी एक खुद की शेप है जिसको क्या बोलते हैं, जियोइड, ठीक है। यह एक्चुअल में एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक इंट्रोडक्शन ऐसे ही किया जाता है ज्योग्राफी का, क्लियर। इसके बाद पृथ्वी की संरचना कैसे, पृथ्वी बना कैसे। तो पृथ्वी बना कैसा है, इसके लिए बहुत लोगों ने थ्योरी दिया, अलग अलग आकार इंसानों ने बात किया इस पे, और सब ने अपने अपने मत रखे। पर जो सबसे ज्यादा जिस मत को माना गया, ठीक है, द थ्योरी विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड, वो कौन सी थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, महान विस्फोट सिद्धांत। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था, ठीक है, जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, हमारा पृथ्वी। क्योंकि हमको क्या करना है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना है, इसलिए मैं पूरे के पूरे ज्योग्राफी को पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको जनरल इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग भारत का भूगोल। और आज जो हम लोगों को पहला टॉपिक जो आपका 60 डे प्लान में हमने दिया है, उस डे 1 में जो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया, वो उसको 3 खंडों में हम देख सकते हैं। वो 3 टॉपिक क्या क्या है, एक है हमारा, कल मैंने बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम 11 के 11 दिन करेंगे, मैप, ठीक है। लेक्चर का एक पार्ट मैप है, टॉपिक भी यही लिखा होगा वहां पे, मैप। और मैप के साथ 2 टॉपिक और लिखे हुए हैं। एक टॉपिक लिखा है अवस्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन। अवस्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, एक यह होगा। और जो तीसरा टॉपिक वहां पर हमने मेंशन किया है वो आपका क्या है, बॉर्डर, भारत की सीमाएं, ठीक है। बॉर्डर मतलब सीमा होता है, इसमें दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा आप लोग भी चीजों को समझेंगे, ठीक है। ये मैप के लिए कल मैंने आपको कुछ एंट्री दिए थे, ठीक है। जब आपका चालू किया था, मैंने डिस्कस किया था चैप्टर इसके बारे में, हमारे जो प्रोग्राम है।
उस एंट्री का काम आपका होना चाहिए डे बाय डे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जो ऐप में जुड़ चुके हैं, जिनको हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना के अलग से दिया है, वो बच्चे आज क्या करेंगे, कल जो मैंने मैप दिया था उस मैप की शीट की फोटो खींच के मेरे को भेजेंगे पर्सनली। उस ग्रुप का एडमिन मैं खुद हूं। आप मेरे को क्या करेंगे, वहां पर मैसेज डालेंगे अपने मैप शीट का फोटो। मैं देखना चाहता हूं वो कौन है मेहनत कर रहा है, कौन है वो मेहनत नहीं कर रहा है। ये डे टू डे प्रोग्रेस आपका मुझे चेक करना है। तो कल जो मैंने मैप का एंट्री दिया था, पहली बात उस एंट्री को आप क्या करोगे, मुझे भेजेंगे कि आपने किया है कि नहीं, पहले ये तो देखें, ठीक है। और आज का मैप हम लोग क्लास के लास्ट में और एंट्री के साथ और कल के मैप को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग इन दोनों टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा प्राइम टॉपिक होगा। और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, किस तरह से CGPSC यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है, और क्वेश्चन को किस तरह से उसने घुमाकर पूछा है या सीधा पूछा है, ठीक है। लोकेशन, एक्सटेंशन और बॉर्डर से क्वेश्चन जो भी बने हैं वो ज़्यादा करके फैक्चुअल नेचर के बने हैं, ठीक है। तो फैक्ट बेस बना है, इसलिए मैं अपने ब्लैक बोर्ड को 3 भाग में बांटकर पहले आपको चीज़ों को बताता हूं और उसके बाद हम उसको समझने के लिए चलेंगे, ठीक है। मोस्टली मैं क्या करता हूं, पहले समझाता हूं, बाद में फैक्ट बताता हूं। लेकिन आज इस लेक्चर से, क्योंकि हम प्री को पढ़ रहे हैं, बहुत तेज पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन का रेंज क्या है, तो हम लोग कुछ उस तरह से चढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत का भूगोल टॉपिक 1, लोकेशन, एक्सटेंशन, बॉर्डर, ठीक है। पहला अवस्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, अवस्थिति। लोकेशन, अवस्थिति, ठीक है। लोकेशन के साथ क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन विस्तार, ठीक है, विस्तार। और तीसरा एक टॉपिक देखेंगे इसी में, वो क्या होगा आपका, बॉर्डर, यानी कि भारत की सीमाएं, ठीक है। जो पॉइंट्स यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, पहले उस पॉइंट्स को आप एक टेबल बनाकर नोट कीजिए, फिर मैं हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। कुछ इस तरह से अपने कॉपी में एक टेबल बनाएंगे, याद रखने के लिए है ये सारा चीज। ऐसा मैं इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आप क्या करेंगे, जो नोट्स की बात कर रहे हैं वो अपने आप में यहीं से बन जाएगा, ठीक है। देखो लोकेशन पे वो इंफॉर्मेशन, लोकेशन मतलब क्या होता है कि हमारा भारत, जब हम लोग इसको देखेंगे लोकेशन और एक्सटेंशन की जब पढ़ाई करते हैं, अवस्थिति और विस्तार की, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा भारत, इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया विश्व में, इंडिया जो है वो ग्लोब में, अगर हम लोग ग्लोब देखें, ठीक है, एक होता है नक्शा और एक हम लोग जब उसको पृथ्वी को सर्कल में देखते हैं, तो उस ग्लोब में भारत कहां पर अवस्थित है और उस ग्लोब के हिसाब से भारत का विस्तार कितना है, ठीक है। क्योंकि इसको किसके रेफरेंस में देखा जाता है, हमेशा भारत को एक ग्लोब के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। और उस ग्लोब के हिसाब से हम लोग भारत की अवस्थिति, विस्तार और उससे संबंधित जानकारी को अभी देखते हैं, ठीक है। अगर ये पृथ्वी है, ये क्या है, अगर ये पृथ्वी है, क्लियर। तो पृथ्वी को अगर देखेंगे तो पृथ्वी के बीचों बीच से यहां पर क्या किया गया था, 6 रेखाएं खींची गई हैं, 6 इमेजिनरी लाइंस बनाए गए हैं, ठीक है। 6 इमेजिनरी लाइंस, 6 रेखाओं को यहां पर बनाया गया है। कैसे बना, क्यों बना, ये सब चीजों के पीछे मत जाना, ठीक है। सीधा टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और एग्जाम पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये 6 लाइन में से जो सबसे बीच का लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन, और इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर देखेंगे 23.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारा पृथ्वी बिल्कुल सीधा नहीं, वो हल्का सा क्या है, एक तरफ झुका हुआ है, टिल्ट है। अर्थ इज नॉट स्ट्रेट, अर्थ हल्की सी क्या है, टिल्ट है, और वो टिल्ट का जो एंगल है वो ½ डिग्री आता है वहां पे। सो 23.5 डिग्री, ठीक है। और इस 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कई लोगों को पता भी होगा ये सारा चीज, आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। उसी की तरह अगर दक्षिण में देखेंगे तो 23.5 में, साउथ में देखेंगे तो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्लियर। इसके ऊपर चलते हैं, हमको इतना ही जानने की जरूरत है, ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे 66.5 और सबसे ऊपर क्या होता है, 90, ठीक है। उसी तरह यहां पर क्या होगा, 90 डिग्री, और यहां पर क्या है, 66.5 डिग्री, क्लियर। सो आपको बस इतना ही याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, आर्टिक सर्कल बोलते हैं, क्लियर। और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। यहां पर अंटार्कटिका है और यहां पर क्या है,
आर्टिक सीज है, ठीक है। तो यहाँ इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल और इसको बोलते हैं अंटार्कटिका, ठीक है, और अंटार्कटिक सर्कल। अब देखिए इस मैप को अच्छे से, ये जो ग्लोब बनाया मैंने, इस ग्लोब को मैं क्या करूंगा, किस तरह से इस ग्लोब को पढ़ा जाता है पहले इसको समझिए। इसको समझ गया मतलब ये दोनों टॉपिक खत्म, जितना हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये अगर हम लोग किसको देखेंगे, आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और लगभग 5 डिग्री नीचे, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक है। भूमध्य रेखा पे अवस्थित क्षेत्र, इक्वेटोरियल बेल्ट, भूमध्य रेखा में अवस्थित क्षेत्र को बोला जाता है इक्वेटोरियल बेल्ट। उसी तरह ये देखो, इसके पास का 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ये वाला जो हिस्सा है, क्लियर। और ये क्या है आपका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, उष्ण कटिबंधी, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आपका क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और कर्क रेखा से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, इस वाले को क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है। सब ट्रॉपिकल बेल्ट मतलब उप उष्ण कटिबंधी, उप उष्ण कटिबंधी, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल उप उष्ण कटिबंधी रेखा, ठीक है। और इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये जो बीच का जो क्षेत्र, ये छोटा सा क्षेत्र बच रहा है, ये वाला डॉटेड लाइन, यहां पर डॉट बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंधी क्षेत्र, ठीक है। ये होता है ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरिया, और इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंधी, क्लियर। यहां तक आपको क्लियर होगा, क्लियर कि उष्ण कटिबंधी कौन सा है, ये ऊपर वाला है, ये वाला उष्ण कटिबंधी, ये क्या है आपका भूमध्य रेखा है, क्लियर। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, ये वाला सब ट्रॉपिकल के ऊपर का ये जो क्षेत्र है, इसमें भी देखो ऐसे ही कुछ बना होगा, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, तो इसके नीचे का क्षेत्र जो ये वाला क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब टेम्परेट एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण या टेम्परेट एरिया, टेम्परेट या शीतोष्ण, ठीक है, या टेम्परेट एरिया इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण, क्लियर। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इतना समझ आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, उप उष्ण कटिबंधी, ये वाले को, ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे उष्ण कटिबंधी, इसके नीचे क्या है भूमध्य रेखा, ये आपका क्या है टेम्परेट एरिया, क्लियर। एक चीज ये हो गया, ये जो दिख रहा है शून्य रेखा इक्वेटर, इसके ऊपर का भाग, दिशा तो आप लोग समझते होंगे, डायरेक्शन समझते हैं, तो जो आपका इक्वेटर के ऊपर का पार्ट है और एक पार्ट क्या होगा इक्वेटर के नीचे का, जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है, इसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इसको क्या मानते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल तो है नहीं अर्थ, तो इसको क्या बोलते हैं स्फीयर, और स्फीयर का आधा को क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर। गोलार्ध, गोले का आधा क्या होता है गोलार्ध, तो इसको क्या बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले क्षेत्र को नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर या नदर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तर और गोलार्ध, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। जितना जरूरत है सिर्फ उतना बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक लाइन भी यहां पर एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आप जितना लिख रहा हूं उतना ही को ही लिखना, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, कहां पे, जब हम उसको रिवीजन करने बैठते हैं तो, ठीक है। तो भारत को अगर देखने के लिए हमको क्या करना है, इतने इंफॉर्मेशन चाहिए जब हम उसका लोकेशन और एक्सटेंशन को निकालना चाहते हैं। हमको क्या क्या जानना होगा कि इसको बोला जाता है क्या उष्णकटिबंधी, इसको बोलते हैं उप उष्णकटिबंधी, इसको बोलते हैं शीतोष्ण, ठीक है। ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इतना क्लियर है। अब इस हेमिस्फीयर के हिसाब से अब हम लोग देखेंगे कि भारत इस पृथ्वी में, अगर हम इस ग्लोब को देखेंगे तो भारत कहां पर है, ठीक है। तो इस ग्लोब में अगर हम लोग भारत को देखेंगे तो मैं आपका तीसरा मार्कर ये रेड वाले से भारत को यहां पर बनाता हूं, भारत कहीं इस क्षेत्र में है, यहां पर हल्का सा जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र लगेगा, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा भारत यहां पर क्या है अवस्थित है, क्लियर। तो यहां पर क्या है हमारा, ये भारत है इंडिया। सो इंडिया की अगर हम लोग पूछे लोकेशन, ठीक है, लोकेशन और एक्सटेंशन में अगर हम बोलते हैं भारत का लोकेशन कहां पर है, भारत कहां पर अवस्थित है, तो भारत कहां अवस्थित है, पहली बात अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो एक तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो इंडिया का लोकेशन क्या है नदर्न हेमिस्फीयर, और बोल सकते हैं आप उत्तरी गोलार्ध,
इंडिया कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध या नदन हेमिस्फीयर पे। ठीक है, एक चीज। इसके बाद इसी में, ठीक है, देखो इनको क्या बोला जाता है? ये जो रेखाएं हैं ना, ये वाले 1 2 3, जो कैसी रेखाएं हैं? जो लेटी हुई हैं कुछ इस तरह से। ये लेटी हुई रेखाओं को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखाएं। तो अगर भारत को अक्षांश रेखाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत कहां पर आता है? भारत आता है ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधी, उप उष्णकटिबंधी और हिमालय का क्षेत्र किसको टच करता है? आपके शीतोष्ण को भी टच करता है। पर मुख्यतः भारत किस में आएगा? मुख्यतः मतलब आपका मेनली इंडिया कहां पर आता है? मेनली इंडिया आता है, मेनली इंडिया फॉल्स इन ट्रॉपिकल बेल्ट। तो इंडिया मेनली कहां पर है आपका? ट्रॉपिकल बेल्ट। ठीक है, भारत मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल बेल्ट मेनली कहां पर है आपका? ट्रॉपिकल बेल्ट में। पर क्या अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत कौन कौन से बेल्ट को टच करता है, तो उसमें क्या आंसर सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल बेल्ट होगा? अगर क्वेश्चन आता है तो नहीं, भारत किस किस बेल्ट को टच करता है? देखो नीचे ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधी को भी टच करेगा, उसके ऊपर का क्या है? उप उष्णकटिबंधी को भी टच करेगा, और उसके ऊपर जो हिमालय वाला क्षेत्र है वो किसको टच करता है? शीतोष्ण को भी टच करता है। सो इंडिया मेनली लाइज इन ट्रॉपिकल बेल्ट, बट इंडिया ऑल्सो टचेस ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट एंड टेम्परेट बेल्ट। भारत मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और भारत उप उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों को भी टच करता है, उस क्षेत्रों को भी टच करता है। एक इंफॉर्मेशन आपके पास, इंफॉर्मेशन के पीछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन को समझते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको दोबारा इस चीजों को पढ़ना ना पड़े। तो लोकेशन से हमको ये दो चीज पता चलता है कि भारत पहली बात क्या है? उत्तर हेमिस्फीयर में, और कहां पर आ रहा है? ट्रॉपिकल बेल्ट में। ठीक है, अगर इसी तरह से पृथ्वी में हम लोग कुछ ऐसी रेखाएं बनाएं, कुछ ऐसी रेखाएं, अगर हम ये वाली रेखाएं भी पृथ्वी में बनाएं, इसको क्या बोला जाता है? ये अक्षांश रेखाएं कौन सी थी? ये जो लेटी हुई थी, और जो रेखाएं कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं दशांतर रेखाएं, मतलब लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये वाले लाइन क्या होते हैं? लैटिट्यूड लाइन होते हैं, और ये वाले लाइन क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, दशांतर रेखाएं। अगर दशांतर रेखाओं के हिसाब से देखेंगे तो देखो पृथ्वी, फिर इसको अगर हम लोग बीच वाले लाइन से अगर देखेंगे तो आधा इधर टूटा है, आधा उधर गया हुआ है। ये जो 0 डिग्री रेखा जो बीचों बीच से जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। ये जो बीचों बीच से ये 0 डिग्री रेखा, यहाँ पर 0 डिग्री लाइन जो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? GMT। अपने घड़ी को देखेंगे आप लोग, और घड़ी में हमेशा दिखेगा 5:30 GMT। उसका मतलब क्या है? ग्रीनविच लाइन से हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं, वो भी समझेंगे अभी। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रीनविच लाइन बोलते हैं इसको। ये कहाँ जाता है? लंदन के पास एक शहर है ग्रीनविच, ब्रिटेन में, उससे बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, तो भारत क्या है अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से किस दिशा में अवस्थित है? तो पहली बात उत्तर गोलार्ध, ट्रॉपिकल बेल्ट, और उसका ये इसमें अगर देखेंगे तो क्या होगा? तो दशांतर रेखाओं के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया कहां पर है? पहली बात ईस्टर्न पार्ट में है। सो भारत को अगर देखेंगे उसकी लोकेशन को, तो 3 चीज आपको दिखता है: उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिकल बेल्ट, और तीसरा इंफॉर्मेशन यहां से मैंने क्या बताया आपको? जो तीसरा इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलता है वो क्या बताता है कि ये ईस्ट मतलब आपके पूर्व दिशा में है। कहां पर है? पूर्व दिशा में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का लोकेशन क्या है, और वहां पर ऑप्शन में आपको आएगा कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो हाँ बिल्कुल उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इंडिया का पूरा लोकेशन क्या होगा? अगर लोकेशन देखेंगे तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत कहां पर अवस्थित है? भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। और भारत किन किन क्षेत्रों में आता है? तो मुख्यतः किस में आता है? ट्रॉपिकल बेल्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और लेकिन वो शीतोष्ण को भी हल्का सा टच करता है, मेनली हिमालय वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये तो हो गया भारत की अवस्थिति और विस्तार। पर हम लोग 2 लाइन यहां पर और पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और दशांतर रेखाएं। तो ये कितने से कितने डिग्री अक्षांश और दशांतर में भारत का विस्तार है? भारत कितने से कितने अक्षांश में फैला हुआ है और कितने से कितने दशांतर रेखाओं में फैला हुआ है? इसी को बोलते हैं विस्तार या एक्सटेंशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत का लैटिट्यूड एक्सटेंशन कितना है और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है कितना है। मतलब अब इस भारत को हम इससे बाहर निकालकर एक मैप में लेकर चलते हैं। यहां से निकालो भारत को बाहर,
ठीक है। और मैप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे इसी के नीचे, और बॉक्स में किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग भारत को बनाते हैं, छोटा सा बनाना, बहुत बड़ा मत बनाना, क्लियर। आपके चीजें बस आपको दिखनी चाहिए, क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर समझते हैं भारत को, क्लियर। मैं आपका सारा पॉइंट नहीं बनाने वाला यहाँ पर, ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ पर बनाते हैं, ये वाला क्षेत्र पे एक बिंदु, ठीक है। आपको पता होगा भारत कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। दूसरा कहां पर है, ये गुजरात पे जो बिंदु बना रहा हूं मैं, आप उसको गोला करते चलेंगे, ठीक है। एक आपका कहां पर है, गुजरात पे। नीचे जाएंगे कुछ इस तरह से भारत आएगा, और यहां पर आपका क्या है, तीसरा क्षेत्र कन्याकुमारी का क्षेत्र, ठीक है। उसको एकदम नीचे नहीं बनाइए, उसको थोड़ा ऊपर बनाइए, ऐसे बनाइए। ये जो क्षेत्र है ये कहां पर है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का क्षेत्र। और चौथा क्षेत्र यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि कौन कौन से राज्य और कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो सबसे नॉर्थ में, सबसे साउथ में, सबसे ईस्ट और सबसे वेस्ट में भारत के आते हैं। एक चीज तो इसके अंदर विस्तार से हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो विस्तार से सबसे पहले हम लोग जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं और जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है उन क्वेश्चंस को ट्रेस करते हुए इसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इसको भारत को हमने बाहर निकाल लिया है। और मैंने क्या कहा है, जब भी आप लोकेशन या एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, जब भी आप अवस्थिति विस्तार के बारे में बात करते हैं, तो भारत हो या आप छत्तीसगढ़ पढ़ें, अभी योगेश सर ने आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ाया होगा, चाहे भारत हो या छत्तीसगढ़ हो, जब भी आप लोकेशन एक्सटेंशन खोजते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हमेशा ग्लोब के पूरे पृथ्वी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ना कि भारत के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ नहीं निकालोगे, पूरे के पूरे पृथ्वी के रिस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है। कि पृथ्वी में वो कहां पर आते हैं, तभी आप क्या बता पाओगे कितना अक्षांश और कितने दशांतर रेखाओं में आता है, ठीक है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे, क्लियर। देखना ये ब्लैक बोर्ड लास्ट में आपका एक नोट्स बनेगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनता है इसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, आज सॉरी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर, अभी आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक्सटेंशन, विस्तार को समझते हैं। विस्तार के अंदर मैंने क्या कहा, आपको दो चीज देखना है, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ दशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश रेखाएं और आपकी दशांतर रेखाएं, क्वेश्चन कैसा पूछा गया है उसको समझना है, और क्वेश्चन में किन बारीकियों पे ध्यान देना है उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो भारत में अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन कैसे होगा, आपका लैटिट्यूड क्या होता है, नीचे से ऊपर, यही होता है। अभी मैं यहाँ पर आपका, जब मैंने ग्लोब बनाया था कुछ ऐसा, और भारत को कहीं यहाँ पर बताया है, और भारत को कहाँ पर बताया आपका, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी दिशा में, ठीक है। तो अक्षांश, कितना भी अक्षांश हम लिखे, अक्षांश हमेशा कहां पर होगा, उत्तरी अक्षांश में भारत होगा, नॉर्थ में ही होगा, भारत हमेशा उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ पे ही होगा। और हम अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, दशांतर की बात करें, तो भारत हमेशा कौन से दशांतर में होगा, ईस्ट मतलब पूर्वी दशांतर में होगा। बस खत्म। अब यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो घुमाएंगे आप घूमोगे ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं यहां से किस तरह से चीजों को पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं कि भारत का लैटिट्यूड एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, ठीक है। तो ये देखो, ये सबसे नीची लाइन भारत की सबसे दक्षिण में एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। और भारत को जब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे तो कहीं ना कहीं भारत के बीचों बीच से क्या निकल रही थी, यहाँ पर कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया में यहाँ से क्या निकल रही है आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कल मैंने आपको बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पढ़ाई करना। मैप में भारत के टोटल 8 राज्यों से 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बीचों बीच से जाती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितने डिग्री में है, 23.5 डिग्री में है, ये पता है सबको, क्लियर। चलिए, तो सबसे आपका साउथ में क्या है, यहां पर, और सबसे नॉर्थ में अगर देखेंगे तो यहां कितना डिग्री अक्षांश आएगा, ठीक है, उस पॉइंट के हिसाब से कितना कितना आएगा। मैं आपको यहां पर इजी भी बना देता हूं, एक आसान सा। ये सबसे देखो, इस पॉइंट के ऊपर उत्तर है, इस पॉइंट के नीचे यहां पर क्या है आपका दक्षिण है, इधर आपका क्या है पूर्व,
ईस्टर्न साइड और ये आपका क्या है, वेस्टर्न साइड है, ये मान लेते हैं भारत का, ठीक है। और अभी हम लोग इन सारे पॉइंट को देखेंगे। सबसे उत्तर और सबसे नीचे ये कितना आपका 23 डिग्री है। अब यहां पर मैं आपको कुछ छोटी मोटी जानकारी दे रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे जब आप एक्सटेंशन को पढ़ते हैं। भारत, हमारा जो इंडिया है, ये नॉर्थ साउथ और आप बोलोगे ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों ही तरह से कितने डिग्री में बटा हुआ है, 30-30 डिग्री में फैला हुआ है, ठीक है। तो भारत कितने डिग्री में फैला है, 30 डिग्री में फैला हुआ है दोनों जगह, ठीक है। इसको भी याद रखना, पूछेगा नहीं तो। भारत की सबसे दक्षिणी हिस्से का, सबसे दक्षिण हिस्से का सबसे उत्तरी हिस्से में कितना डिस्टेंस है, तो कितने डिस्टेंस है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कितना है इंडिया का, 30 डिग्री का है, और आपका ईस्ट वेस्ट भी कितना है, 30 डिग्री का। क्लियर। और अभी मैंने आपको क्या कहा कि बीचों बीच से क्या काटती है आपकी 23.5 डिग्री लाइन लैटिट्यूड में, ठीक है। तो लैटिट्यूड में हमारे पास 23.5 डिग्री लाइन बीचों बीच से काटती है। अच्छा, अगर टोटल 30 है और बीचों बीच से आपका 23 काट रही है, तो 30 का आधा कितना होता है, 15। तो 23 में आप प्लस करो 15 और 23 में आप माइनस करो 15, ठीक है। प्लस 15 और माइनस 15, 23 माइनस 15 करने से कितना आता है, 8। 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। तो इंडिया का जो सदर्न पॉइंट है, ये सबसे नीचे का जो दक्षिणी पार्ट है, ये कितना है आपका, कितना, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट ये है, और ये कितना आपका 23। और ऊपर अगर जाओगे आप, अगर आप ऊपर जाते हो यहां पे, तो ये कितना होगा, 23 में आप प्लस करो 15, तो लगभग कितना होगा, 38 के करीब जाओगे। 38 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। कितना होगा, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 उत्तर, और दक्षिण में कितना है, 8 डिग्री 4। क्लियर। तो हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर देखेंगे तो कहां से कहां तक है, आपका जो लैटिट्यूड का देखेंगे तो वो कहां से है, 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6, और ये क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड। कितना है, दोनों के दोनों ही नॉर्थ में आएगा। ऐसा मत कर देना एग्जाम में, मतलब 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए ये दोनों का दोनों, इसको भी नॉर्थ लिखोगे और इसको भी साउथ, क्या लिखोगे, नॉर्थ। ऐसा मत लिख देना कि भारत के दक्षिण में तो ये साउथ हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में देखना है, और पृथ्वी में कहां पर आते हैं, उत्तर में। इसलिए 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 दोनों के दोनों किस में आएंगे, उत्तर में आएंगे। 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 नदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, ये चीज को ध्यान रखो। इसके बाद दूसरी रेखाओं को पकड़ते हैं, जो कि क्या है, आपका लैटिट्यूड है, मतलब चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखते हैं भारत को, ये वाला लाइन, क्लियर। और दूसरा मेरा पॉइंट कहां हमारा है, यहां पे, क्लियर, ठीक है। अब भारत पृथ्वी के हिसाब से कहां पर आता है, दिशा देखो क्या है, पूर्व। तो ये तो पता चल गया कि 100% जो भी डिग्री आएगा वो कितना होगा, पूर्व में होगा। क्लियर, एक चीज वहां से क्लियर है। अब देखते हैं इसको कि आपको पता होगा कि भारत के बीचों बीच से, ये माना गया कि भारत के बिल्कुल सेंटर से एक रेखा पास होती है, जिसको मैंने आपको कल बोला था, जिसको बोलते हैं भारत मानक रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। भारत मानक रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। और ये कितना है आपका, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे किससे आगे हम लोग, 0 डिग्री से, ठीक है। और 1 घंटे के हिसाब से अगर देखो टाइम को ऐसे अगर डिवाइड करोगे तो हम 5.5 घंटे आगे हैं, या आप क्या बोल सकते हो, हम कितना आगे हैं, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितने में आता है, 82.5 डिग्री में। क्लियर। अब वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं लेके चलूँ, वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बताता कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है और 1 मिनट में कितने डिग्री आते हैं, और उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, 82.5। क्लियर। जैसे कि इसमें कितना हम लोग देखे थे 23.5, तो उसका भी कितना होगा, 82.5। अच्छा, दूसरी चीज, 82 से हम क्या मान रहे हैं कि भारत बीचों बीच से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इंडिया इज बाइफर्केटेड इनटू द 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम 82.5 डिग्री। अगर दोनों हाफ इक्वल है तो आप प्लस करो 82 में 15 और 82 में 15 माइनस करो। 82 प्लस 15 कितना होता है, 97 होता है, ठीक है। तो भारत कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट
ठीक है। और वहीं पर अगर हम ये गुजरात का क्षेत्र देखेंगे तो कितना होगा, उसमें से माइनस करो 82 में से 15, तो 82 में से 15 माइनस करोगे तो कितना होता है, लगभग 67 होता है। और भारत कितना है, 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो लगभग आप क्या होगा, रटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस को आप अपने इस हिसाब से निकाल लेंगे। ये प्रीलिम्स है ना, वहां दिखेगा ये सब चीज आपको, समझ आ रहा है। तो ये दिखेगा अपने आप और आप उसको क्या करोगे, इजिली निकाल लोगे, ठीक है। तो हमारा अगर लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो वो कितना है आपका 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या होगा आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी आपका दशांतर। तो भारत कितने में अवस्थित है, 8 डिग्री 37 से आपका क्या होगा अक्षांश पे, और 67 डिग्री से लेकर 97 डिग्री दशांतर रेखाओं पर अवस्थित है। ये बात हुई भारत के मुख्य भूमि की। अभी समझाऊंगा। इट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द मेन लैंड इंडिया। किसकी बात है ये, मेन लैंड इंडिया की बात हो रही है, भारत की अगर हम लोग मुख्य भूमि की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि भारत में अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट को निकाला है, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, इधर और इधर। ये क्या है, मेन लैंड, और आपका मेन लैंड इंडिया या भारत की जो मुख्य भूमि है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, भारत की मुख्य भूमि को देखेंगे, क्लियर। और अगर हम लोग मेन लैंड इंडिया के हिसाब से देखते हैं तो इंडिया का सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट इंडिया का क्या है, वो आएगा आपके जम्मू और कश्मीर में। अभी लद्दाख में मत मार के आना, ठीक है, कि नया राज्य बना है तो लद्दाख हो जाएगा, नहीं, आपका कहाँ आता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और उस पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा कोल, भूलना मत, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, भारत का सबसे उत्तरी पार्ट। सबसे अगर दक्षिण को देखते हैं तो भारत का सबसे दक्षिण मुख्य भूमि का क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। भूपेश बघेल जी अभी वहां से फोटो डाले थे आप लोगों के सीएम, ठीक है, उनका फोटो देखिए, याद हो जाएगा कन्याकुमारी, क्लियर। कन्याकुमारी के बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो भारत में यहाँ पर सबसे पूर्व में कौन सा राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश। राज्य को नाम भी लिखेंगे, ठीक है। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, केरला में नहीं है। तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य क्या है, तमिलनाडु है, ना कि केरला है, ये याद रखना, ठीक है। सबसे अगर पूर्वी देखेंगे तो सबसे पूर्व में क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में यहां पर जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं किबीथू। किबीथू कहां पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किबीथू। और किबीथू के साथ देखेंगे इधर सबसे आपके पश्चिम की ओर वेस्टर्न डायरेक्शन में, तो सबसे वेस्ट में कौन सा आता है, आपका गुजरात, ठीक है। और गुजरात में यहां पर जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम क्या है, ग्वार माता, और या ग्वार मोती, ठीक है। आप ग्वार माता भी लिख सकते हैं, मोती, वो दोनों जगह से नाम को बुलाया जाता है, क्लियर है इतना। ये भारत की मुख्य भूमि की बात हुई, पर एक इंफॉर्मेशन यहां पर अभी भी मिसिंग है। इतना पढ़ने के बाद भी एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है। वो कौन सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जो इंफॉर्मेशन यहां मिसिंग है वो क्या है, कि भारत की सबसे दक्षिण पॉइंट क्या होगा। ये मुख्य भूमिका है, पर भारत में आपको पता है और भी क्या है, द्वीप समूह है, आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। इसीलिए जब इंडिया में हम लोग यहाँ देखेंगे आइलैंड को, तो यहाँ पर दिखेगा आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड। और निकोबार आइलैंड का जो सबसे निचला पार्ट है ये आता है आपके 6 डिग्री पे, ठीक है। तो भारत का सबसे जो निचला हिस्सा है, ठीक है, तो मुख्य भूमिका क्या है, कन्याकुमारी। पर पूरे भारत का सबसे क्या होगा, दक्षिणी हिस्सा या सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, द सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, सबसे सदर्न पॉइंट इंडिया का क्या होगा, तो वो यहां पर है, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, निकोबार में, इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट का नाम एक और क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और भी क्या बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, क्लियर है इतना। इंफॉर्मेशन समझ आ रहा है, भारत के बारे में समझ आ रहा है कि लोकेशन क्या था और हमारा एक्सटेंशन कितना है, ठीक है। चलो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि भारत का सबसे उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, किस जगह पे भारत आता है और किसके हिसाब से हमको भारत को पढ़ना होता है, ठीक है। इतने सारे इंफॉर्मेशन हमने अभी तक एकत्रित कर लिए हैं। ये सारा क्वेश्चन है अपने आप में, एक एक बार कहीं ना कहीं आप उठा के करो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही सारी चीज़ों को बार बार वो पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो हमने समझ लिया कि किस तरह से है। अब ठीक है, अच्छा
एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्या दिया था, नॉर्थ साउथ बोलो या ईस्ट वेस्ट बोलो, चाहे उत्तर दक्षिण बोलो या पूर्व पश्चिम बोलो, भारत की अगर हम लोग क्या देखेंगे, विस्तार को देखेंगे तो वो कितना डिग्री का विस्तार है, 30 डिग्री का है। ठीक है। और भारत में जब हम लोग लैटिट्यूड को पढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़ना होता है लैटिट्यूड के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा कल करने बोला है मैंने, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, ठीक है, अच्छे से उस मैप को बनाकर याद रखेंगे। टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कहाँ से निकलेगा आपका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उधर आगे चलिए, ठीक है, तो झारखंड, और उसके आगे आप खुद बताइए कि त्रिपुरा से जा रहा है कि नहीं। आप बताओ मेरे को, त्रिपुरा से वो पास होगा कि नहीं, असम से वो पास होगा कि नहीं। ठीक है, ये सारा कल आपको करने के लिए दिया था मैंने, सब कुछ मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, तो आप क्या होगे, बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे। होमवर्क को कंप्लीट करके मैप शीट सबमिट करना, और मैप से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो कितना है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री अंतर। ठीक है, अब देखो इस 30 डिग्री अंतर को भी समझते हैं कि इस 30 डिग्री से हमको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन को याद रखना है। ठीक है, तो भारत का क्या है, 30 डिग्री का अंतर है। और अब देखते हैं हम लोग, ये पृथ्वी है, समझो, ये अर्थ है। ठीक है, और अर्थ कैसा घूमता है, यहां से यहां। अर्थ किधर से किधर घूमता है, जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, ऐसा घूमता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है, आपका अर्थ घूमता है। और जो सूरज है, सन, सूरज कहां से कहां घूमता है, यहां से आता है। ठीक है, तो पृथ्वी ऐसा चक्कर लगा रहा है और सूरज क्या हो रहा है, ऐसे आता है पृथ्वी पे। क्लियर। तो सन आपका कहां से आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट। अरे बचपन का है ना, पूर्व से सूर्य उगता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ईस्ट से राइज हो रहा है तो मतलब वहीं से आ रहा होगा, और अर्थ उसके उल्टा घूम रहा है। इतना तो बेसिक नॉलेज है। और हम लोग पृथ्वी में अगर यहां पर भारत को बना रहे थे तो सबसे कोने में यहां पर क्या आता है, जापान आता है। तो इसलिए जापान को हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश। किसको बुलाता है, जापान को। यहां भारत है सपोज कर लेते हैं, और यहां पर कहीं पर क्या आपका लंदन है, यहां पर ब्रिटेन। ठीक है, और यहां से कौन सी रेखाएं गुजर रही है, ये 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, GMT रेखा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और इस रेखा से मैंने आपको क्या बताया, आपके घड़ी में लिखा होता है 5.5 घंटा, वही जो 82.5 डिग्री है। भारत यहां से कितना डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री आगे है। ठीक है, तो GMT लाइन से भारत कितना दूर है, GMT लाइन से भारत 82.5 डिग्री आगे है। ठीक है, 82.5 डिग्री आगे है। और जो लाइन को बनाया गया है उसको ऐसा बनाया गया है कि हर 15 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है। 15 डिग्री 15 डिग्री का क्या हो गया आपका, 1 घंटा है। 15 डिग्री 1 घंटा है। ठीक है, तो 82.5 में जाने के लिए हमको कितना इसमें इंटू करना पड़ेगा, 15। ठीक है, 15 से आप 75 कितना होगा, ठीक है, 15 30 उधर 45 60 75। तो अगर हम लोग 15 में 15 इंटू 5 करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 75। और 15 को हम लोग क्या करेंगे, आधे से इंटू करेंगे, हाफ, तो वो कितना होगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका, 15 का आधा 7.5, और इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा, 82.5 डिग्री। क्लियर है। 15 डिग्री का 1 आवर है, और भारत कितना आगे है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री में हमारे पास टोटल अगर देखेंगे तो देखो 15 में कितने घंटे हो गए, इंटू 5 किया तो 5 घंटे हो गए, 5 आवर प्लस, और 7.5 है उसमें कितना होगा, आधा घंटा। तो आधे घंटे क्या लिखते हैं, 30 मिनट। तो भारत कितने घंटे आगे है इससे, 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग। आगे कैसे होंगे और पीछे कैसे होंगे, सूर्य के हिसाब से दिन की शुरुआत मान रहे हैं। सन कहां से निकला, जापान से, तो सन रेस पहले इंडिया में आएगा, बाद में यहां जाएगा उस दिन का। अगर हम लोग यहां से मान रहे हैं कि सनराइज होता है तो पहले वो जापान में आएगा, फिर भारत में आएगा, फिर यहां जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब भारत में सुबह का 6 बजा होगा तो वहां पर कितना बज रहा होगा, लंदन में 5.5 घंटे वो पहले होंगे और पीछे होंगे हमसे। हमारे यहाँ 6 बज गया, वहां पर कितना बज रहा है, रात का 12:30 बज रहा है। क्लियर हो रहा है। तो बस वही कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो यहां से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हर 15 डिग्री में आपका क्या है, पहली बात हम GMT से कितना आगे हैं, 82.5 डिग्री आगे हैं, उसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। हम GMT से कितना आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। 1 घंटे में आपने कितना बताया,
15 डिग्री होता है, और भारत का टोटल विस्तार मैंने आपको कितना बताया है 30 डिग्री। तो इससे ये याद रखना कि भारत का जो सबसे पूर्वी पार्ट है और जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच टोटल कितने घंटे का डिस्टेंस होगा 2 घंटे का, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी के बीच में कितने घंटे का डिस्टेंस है 2 घंटे का, ठीक है। मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का डिफरेंस है। 3 से 4 बार यह क्वेश्चन पूछा है कि आपका अरुणाचल प्रदेश जो सबसे ईस्टर्न है और जो आपका गुजरात जो सबसे वेस्टर्न है, इन दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर है। तो वो कितने घंटे का अंतर होगा 30 डिग्री का अंतर है, मतलब 2 घंटे का अंतर है। याद रखना इस लाइन को। अभी आएगा एग्जाम में सर, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे सोच के पढ़ना है कि यही आएगा, मैं तो मार के आऊंगा और कंफ्यूज नहीं होगा। अगर भूल गया तो निकाल भी लूंगा, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं, क्लियर। चलो ये तो हो गया आपका कि कितना है 30 डिग्री का डिफरेंस है, किसके किसके बीच, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच। एक चीज, एक इंफॉर्मेशन हमने और देखा, ठीक है। इसके साथ और कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। चलिए अगला इंफॉर्मेशन यहां से हमको और क्या समझ आता है, एक और चीज देखते हैं। अब देखो आपका यहां पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, गुजरात का ग्वार माता यहां पे है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। यहां पर क्या है ग्वार माता आपका गुजरात की बीतू अरुणाचल प्रदेश। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की कुल दूरी कितनी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इसी तरह कन्याकुमारी से इंदिरा कोल, कन्याकुमारी से इंदिरा कोल की जो दूरी है वो कितनी है 3214 किलोमीटर, 3214, ठीक है। तो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ, उत्तर से दक्षिण की दूरी है, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस जो है इंडिया का वो है 3214, ईस्ट वेस्ट कितना है वो आपका 2933। अच्छा, अब यहां से आपको यह चीज होगा कि जब दोनों 30 डिग्री में ही बटे हुए थे तो ये डिस्टेंस कम ज्यादा क्यों है, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है माइंड में, ठीक है। एक बात बता रहा हूं, लेकिन ये सब चीजें आपके एग्जाम में प्री में नहीं आएगा, बट फिर भी देखते हो, देखो क्या होता है। आप इसको देखो, इस लाइन को, इस लाइन से इस लाइन की दूरी बदल रही है, इस लाइन से इस लाइन की दूरी बदल रही है, इसकी दूरी भी बदल रही है, इसकी भी बदल रही है, ठीक है। तो यहां से यहां अगर आपका 15 डिग्री है तो ये भी 15 ही डिग्री होगा, ये भी 15 ही होगा, ये भी 15 होगा। पर जो दूसरी रेखा है वो कैसी है, कुछ ऐसी है। यहां पर इसकी दूरी देखो, इसके ऊपर इसकी दूरी देखो, इसके ऊपर इसकी दूरी देखो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूरी कम हो जा रही है, इसीलिए इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक, इस बारीकी से पढ़ना है हमको, क्लियर। तो ये क्या था आपका, ये इंडिया की कुल उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 और आपका सॉरी उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 और पूर्व से पश्चिम वेस्ट टू ईस्ट कितना है 2933। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, जब इससे इसको आप गुणा भाग दोगे तो कितना होगा 32.7, ठीक है। तो 32.7 ये क्या आपका 32.7 किलोमीटर स्क्वायर, 32.7 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इतना 1000 किलोमीटर क्या है भारत की टोटल एरिया। भारत का टोटल एरिया कितना है 32.7 हजार किलोमीटर, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। लाख किलोमीटर, सॉरी नॉट हजार, लाख किलोमीटर, ठीक है। 32.7 लाख किलोमीटर। तो ये क्या, ये हो गया इंडिया का टोटल एरिया। इतना चीज़ों को नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, ये वाला कैलकुलेशन नहीं, पर ये टोटल एरिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो विश्व का पूरा एरिया है, तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज इतना, जो कि कितना है वर्ल्ड के टोटल एरिया के, जितना भी विश्व में जितनी भी भूमि है उन सारी भूमि का भारत में कितना आता है 2.11, 2.11% एरिया कहाँ पर है भारत में। तो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.11% एरिया कहाँ पर आता है हमारे भारत में आता है। और इसके हिसाब से अगर भारत को समझेंगे तो भारत जो है वो क्या है वर्ल्ड का और विश्व का भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड,
CGPSC 2018 यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लेक्चर टाइम पास नहीं है, इस लेक्चर से क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। और इसी से मैंने आपको कल दूसरा क्वेश्चन दिया था कि भारत से बड़े कौन कौन से राज्य हैं, और भारत के बाद 2 राज्यों को जरूर आप ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ा जो राज्य बोलो देश, तो सबसे बड़ा कंट्री या सबसे बड़ा देश विश्व का कौन सा है? वो है रशिया। रशिया के बाद किसका नाम आता है? कनाडा। फिर दिखेगा आपको चाइना। चाइना के बाद आपको क्या दिखेगा? USA। उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं आपका, उत्तर प्रदेश तो पास में आ गया, उसी USA तो उससे दूर है। एक ही हाल था ट्रम्प के समय में, वो भी उत्तर प्रदेश जैसा ही था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? वैसे ही मार्केट चल रहा था दोनों जगह, इसलिए वो ट्रम्प और उत्तर प्रदेश सेम था। गाड़ी कहीं भी पलट जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। एक गाड़ी हमारे यहाँ पलटा दी, बोल रहे हैं मतलब 8 बजे न्यूज़ वाले भी घूम रहे हैं पीछे पीछे, न्यूज़ वाले को रोके गाड़ी पलट गई, एक्सीडेंटल है। अरे ठीक है योगी जी, हम लोग भी देख रहे थे, अच्छी बात है, आप पलटवाओ गाड़ी, मरवाओ ऐसे लोगों को, कोई मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सही बोलो। तो वैसे ट्रम्प भी किए, सरकार बदल देंगे बोलकर, खैर हटाओ उनको। USA के बाद कौन सा आ रहा है आपका? USA के बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर आएगा आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आएगा हमारा भारत, फिर अर्जेंटीना और कजाकिस्तान, ठीक है। ये क्या था? इंडिया का आपका कौन सा रैंक है? 7th रैंक है, जहां पर 2.11% टोटल एरिया है भारत, ठीक है। तो अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रहेंगे कि भारत की मुख्य भूमि बोल, क्वेश्चन को ध्यान रखना कि मेनलैंड इंडिया का पूछ रहा है या टोटल इंडिया का पूछ रहा है। जब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको ध्यान रखना कि हमेशा किस में आएगा? उत्तर में ही आएगा, नॉर्थ में आएगा, और ये हमेशा किस में आएगा? पूर्व में आएगा, ठीक है। तो ये क्या था? लोकेशन के रिगार्डिंग आपको इतना समझना है, और एक्सटेंशन में आपको इतना इन्फॉर्मेशन। यही तो शॉर्ट नोट्स है जो आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब आप एक बार समझो अच्छे से और इसको रखो याद। अगर भूल गए तो आपकी समस्या, आप उसको सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना। अब छत्तीसगढ़ में भी अगर आपको देखा होगा कि छत्तीसगढ़ का भी अगर नॉर्थ और साउथ जो बताए होंगे अक्षांश और दशांतर, तो वहां पर भी आपको क्या करना होगा? जो अक्षांश आएंगे, जो लैटिट्यूड लाइन है वो नॉर्थ में होगा हमेशा, जो आपका क्या है दशांतर है वो किस में होगा? पूर्व में होगा। ऐसा नहीं करना कि छत्तीसगढ़ का पूर्व और पश्चिम, वो सीधा सीधा आंसर है, क्लियर। क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? हमेशा पृथ्वी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट, किसी को भी कुछ भी दिक्कत तकलीफ, बिल्कुल आप नीचे टेक्स्ट करके बताएंगे, ठीक है। और बोलता भी जा रहा हूं मैं, अगर यहां पर अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं यहां से, प्लीज आप पेशअप करेंगे अपने आप को। जल्दी जल्दी आपको क्या करना है? उस चीजों को लेते चलना अपने साथ, तभी जाकर आप क्या कर पाओगे? इन चीजों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है? बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर में बढ़ने से पहले लिखिए, जल्दी से लिखिए आप लोग, 2-3 फैक्ट लिखें। पहला लिखेंगे फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट लिखिए, भारत, कल समझाऊंगा इस फैक्ट को, आज बस ऐसे लिखवा रहा हूं, 2-3 फैक्ट लिखवा रहा हूं, कल इन फैक्ट को समझाऊंगा। भारत, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। भारत गोंडवाना भूमि का, भारत गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था या हिस्सा है, ठीक है। तो ये सब क्या है वो कल के लेक्चर में आपको समझ आएगा, बस आज ऐसे लिखा रहा हूं आपको, क्लियर। कुछ कुछ चीजें बीच बीच में लिखवाऊंगा, उसको अलग से नोट करके रखना साइड में, फसारे बोल के लिखे, ठीक है। उसका नाम क्या होगा? फसारे। और ये फसारे को क्या करना है? रट्टा मारो जिंदाबाद, रट देना। इस फसारे को बिल्कुल भी उसमें मत लेकर चलना, लाइटली मत लेकर चलना, ठीक है। उसका नाम अलग से लिख के रखेंगे आप लोग, क्या? फसारे, क्लियर। इंग्लिश मीडियम, ठीक है। आप भी फसारे ही लिखो, आप लोगों के लिए कुछ अलग से नहीं आएगा कि यहाँ पर इंग्लिश में, क्लियर। बताऊंगा बाद में आप लोगों के लिए भी एक आध दो, पर इसको अलग से लिख के चलना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपका बॉर्डर की ओर। अच्छा, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर अभी आपने उन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा देर पहले, शायद या तो मेरा लेक्चर पहले आया, जिसका भी आया देखना आप लोग, ठीक है। अब बॉर्डर को समझते हैं, ठीक है। मेन तरह से अगर देखा जाए तो बॉर्डर आपका 2 तरह का होता है, जो सीमाएं हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल बॉर्डर, राजनीतिक सीमा, पॉलिटिकल बॉर्डर, और इसी पॉलिटिकल बॉर्डर को क्या बोला जाता है? राजनीतिक सीमा। और एक दूसरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बॉर्डर, भौतिक सीमा या भौगोलिक सीमा।
सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, पॉलिटिकल बॉर्डर और फिजिकल बॉर्डर। अच्छा, जो ये पॉलिटिकल बॉर्डर है, जबकि क्या है राजनीतिक बॉर्डर, ये 2 प्रकार की होती है इसके आगे। एक को बोलते हैं क्या आपका लैंड बॉर्डर, भू सीमा, लैंड बॉर्डर या इसी को बोलेंगे भू सीमा। क्लियर? आपको नोट्स मिल जाएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। हिंदी मीडियम परेशान नहीं होना है अगर आप यहाँ से नहीं, आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं लिख पा रहे हैं, हमारा इसका नोट्स है, हम आपको नोट्स डायरेक्ट प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप वहाँ से इसको पढ़ सकें, ठीक है। हिंदी मीडियम कोई दिक्कत मत लेना और इंग्लिश मीडियम आप भी नहीं, ठीक है। पर यहाँ से पेश करो, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर नोट्स तो दूंगा लेकिन ये एकदम शॉर्ट में चल रहा है। आप इससे क्या कर सकते हो, आपको जो भी फैक्ट है उस फैक्ट को आप लिखते हुए चलिए, ठीक है। और व्यवस्थित रूप से भी हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो बुक को आप पढ़ते रहेंगे, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको चाहता तो मैं यहाँ पर लिख देता एनसीईआरटी पढ़ो, चाहता तो मैं लिख देता यहाँ पर खुल्लर पढ़ो, चाहता तो मैं यहाँ लिख देता महस बर्णवाल पढ़ो, आप पेरियार पढ़ो, आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़ो। मैं आपको किसी भी किताब से नहीं पढ़ो, सारी किताब अच्छी होती है, पर ऑथेंटिक बुक पढ़ना और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, ठीक है। और दूसरा क्लास नोट्स पे उसको ऐड करना, अगर आपको बुक में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखे और नहीं दिखती तो सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट को पढ़ के जाना, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच करोगे, ठीक है। बॉर्डर तो एक हो गया आपका लैंड बॉर्डर और दूसरा क्या होता है कोस्टल बॉर्डर, ठीक है, आपका समुद्री सीमा, ठीक है। तो ये सारे चीजों को अब हम लोग बॉर्डर में समझते हैं। क्लियर? चलो सबसे पहले हम लोग ये छोटा सा है ना फिजिकल बॉर्डर, ये बहुत कम है, इसको समझ लेते हैं कि भारत की फिजिकल बॉर्डर कैसी है, ठीक है। तो भारत की भौतिक सीमा, ठीक है, भौतिक क्या हम बोलेंगे फिजिकल बॉर्डर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। और थोड़ा समझ के इसको बनाना। चलो एक जनरल सा, कल मैंने आपको कहा है भारत का मैप बना लिया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ बन गया होगा। टोटल कितने राज्य मिले इस बार? 28 मिले होंगे। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो क्या हो गया केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट, इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी। और एक नया यूनियन टेरिटरी उसके साथ क्या बना, लद्दाख। और बाद में दादर नागर हवेली, लिख भी लो इसको, लिखना होगा तो, कि दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। दादर नागर हवेली दमन दीव क्या बन गए हैं, अब दोनों मिलाकर एक सिंगल केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरी कितने हैं हमारे पास? 8 हैं। और आपके जो टोटल स्टेट हैं वो कितने हो गए? 28 हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अब मैप में हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पर, और मैप को थोड़ा सा समझेंगे भारत का, ठीक है। नक्शे को आप लोग अलग से पढ़ रहे हैं, होप करता हूँ मैं को आप लोगों को बता सकेंगे चीज़ों को, और खुद भी अपने जो कल मैंने दिया था उसको आपने कवर किया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक इंडिया का जनरल सा मैप बनाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा मैप नहीं बनाएंगे, छोटा मैप बनाएंगे, और काम हमारा जितना है उसको हम इसमें करते जाएंगे, ठीक है। उस पर मत जाना कि मैप अच्छा बन रहा है बुरा बन रहा है, बस मैप को समझते चलो। एक मिनट, ये आपका थोड़ा सा इधर जाएगा। मेरा पर्पस अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हमको ज़रूरत है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे का मैं मिटा रहा हूँ, सिर्फ ऊपर का। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, अच्छा फिजिकल बॉर्डर देख रहे हैं, सॉरी ना, तो नीचे का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल बॉर्डर में सबसे पहले डायरेक्शन के हिसाब से चीज़ों को बनाते हैं और उसको समझो, ठीक है। तो ये मान लेते हैं भारत का मध्य बिल्कुल सेंटर ऑफ इंडिया है। तो इंडिया के नॉर्थ में आपका क्या है, अगर हम लोग नॉर्थ बॉर्डर की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हिमालय माउंटेन्स, हिमालय पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। भारत में अगर देखेंगे वेस्ट की ओर, इधर नीचे इधर, तो यहाँ पर क्या आता है आपका अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी, क्लियर। इस साइड में आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में क्या है आपका, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, यही है ना, और तो कुछ नहीं है अलग से। कुछ नया बना हो तो बताएंगे आप लोग मेरे को भी, क्लियर। कुछ
कुछ नामों बदल दिए होंगे तो वैसे कभी बदले नहीं गया है, ठीक है। और इस तरफ के क्षेत्र में देखेंगे, ये उत्तर ये वाला, तो इस क्षेत्र में आपका क्या है, थार डेजर्ट, थार का मरुस्थली, थार का मरुस्थली, थार डेजर्ट, कुछ इस तरह से क्या है आपके भारत के बॉर्डर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पूर्वांचल हिमालय, इस तरफ आपका क्या आता है, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। पूर्वांचल हिल्स भी लिख सकते हो, पूर्वांचल हिल्स, मैं पढ़ाऊंगा वो सारा चीज़ क्या है, अभी तो हम लोग खाली लोकेशन के हिसाब से भारत को समझ रहे हैं, ठीक है। अगर इस मैप के हिसाब से आप देखोगे तो भारत के भौतिक बॉर्डर में कौन कौन सा आता है, एक है आपका हिमालय, और हिमालय भारत का एक बहुत ही बड़े रूप में भौतिक विभाजन का कार्य करता है। कैसे, एक दो लाइन लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे हिमालय में कि हिमालय जो भौतिक जो बॉर्डर है ना, इनका लिखिए महत्वपूर्ण क्या 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 इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हिमालयस माउंटेन, थार डेजर्ट, सबका बॉर्डर के हिसाब से अपन लिखेंगे, ठीक है। तो हिमालय लिखेंगे पहला, ये आपका क्या है, एक नेचुरल फ्रंटियर है, प्राकृतिक सीमा है। हिमालय एक प्राकृतिक सीमा है, इज ए नेचुरल फ्रंटियर। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, हिमालय में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को, ठीक है, पहले हिंदी मीडियम लिखेंगे, उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोकता है, जिसके कारण भारत का जो उत्तरी भाग है वो आज एक कोल्ड डेजर्ट, मतलब ठंडी मरुस्थली नहीं बनी। हिमालय माउंटेन ब्लॉक्स, इंग्लिश मीडियम, हिमालय माउंटेन ब्लॉक द कोल्ड एयर फ्रॉम द नदर्न part and thereby the northern India or the northern part of India does not become a cold desert, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, यहां पर वो कोल्ड डेजर्ट नहीं बना। बस एक दो पॉइंट, ये कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं। दूसरी बात, हिमालय और क्या करता है, कैसे नेचुरल फ्रंटियर काम करता है, जो यहां से आपकी मानसून की हवाएं आती हैं उसको क्या करता है, हिमालय यहां तक रोक देता है और भारत में आपको क्या होती है, मानसूनी वर्षा होती है। तो लिखेंगे हिमालय ब्लॉक द पाथ ऑफ मानसूनल विंड एंड रेस्ट्रिक्ट इट टू द इंडिया ओनली। हिमालय भारत में आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक देता है और उसे भारत तक सीमित करके रख देता है, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत अच्छी वर्षाएं होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच इंडिया रिसीव्ड अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। क्लियर, ये पॉइंट को याद रखिए। इसके बाद यहाँ पर क्या है, थार का मरुस्थली। क्लियर, इस मरुस्थली क्षेत्र का अगर देखेंगे तो यहाँ पर से कोई उतना ज़्यादा कार्य नहीं देखने को मिलता है। क्लियर, अच्छा, हिमालय में एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए हिमालय में ही, ठीक है। यहां से क्या आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, शीत के समय में लिखो शीतकालीन वर्षा, जो मुख्यतः, हिंदी मीडियम लिखेंगे, शीतकालीन वर्षा जो मुख्यतः पछुआ पवन के आने से होती है, उस पवन को हिमालय रोकता है, जिसके कारण शीत में यहां पर वर्षा होती है। हिमालय रेस्ट्रिक्ट द पाथ ऑफ वेस्टर्न विंड कमिंग टू इंडिया एंड देयर बाय कॉसेज द विंटर रेनफॉल इन इंडिया। तो हिमालय आपका विंटर रेनफॉल के लिए काम आता है, मानसून में भी काम आ रहा है, हिमालय का बहुत बड़ा उपयोग है। अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, उसमें आपको उतना ज़्यादा देखने की बात नहीं है अभी कुछ भी, ठीक है। उसका अपना एक अलग से महत्व है, उस महत्व को हम लोग अलग से देखेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग कोस्टल बॉर्डर, इंडियन ओशन को भी देखेंगे, ठीक है। पर हिमालय में 3-4 लाइन आता है, कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। इधर आपका क्या है, पूर्वांचल है, थार डेजर्ट है, ये आपके क्या है, भारत के आपकी प्रकृति और आपका भौतिक जो था उसका इंपॉर्टेंट, ठीक है। थार का मरुस्थली इस तरफ है, उससे आपका कोई उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। अरब सागर देखेंगे तो यहाँ पर आपका भारत में अगर अरब सागर देखेंगे तो यहीं पर क्या मिलता है, अरब सागर में भारत में क्या मिला गया है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, लिख लेंगे POLY, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम लिखेंगे, उसको वही बोला गया है पॉलीमेटेलिक। हिंद महासागर और आपका इंडियन ओशन दोनों में आपको क्या मिलता है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। ये क्या है, समुद्र के तट पे ये इतने कुछ बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, और ये क्या बोलते हैं, जो पूरा पत्थर बना है समुद्र के तट में रखा हुआ, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, ये अलग अलग क्या बोलते हैं, रत्न, आपका मेटल से बना हुआ है, ठीक है। अलग अलग धातुएं उसमें रहती हैं, तो उसको अगर निकालोगे तो आपका क्या होगा, जैसे सिल्वर है, सिल्वर प्राकृतिक रूप से कहीं नहीं मिलता, बहुत कम जगह पे मिलता है आपको, लेकिन इसमें मिलेगा। तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल क्या है, एक तरह का मिनरल है जो कहाँ मिलता है, इंडियन ओशन में मिलता है। देखो क्वेश्चन को ट्रेस करना है, अब इस साल देखो हर बार पूछता है खनिज पे एक क्वेश्चन, खनिज पे एक क्वेश्चन। अब खनिज पे आप पढ़ोगे तांबा, लोहा, हीरा, ये सारा चीज, और क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल कहाँ मिलता है, तो निपट गए।
तो भारत में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल कहाँ मिलता है? हिंद महासागर में, अरब खाड़ी के पास